वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। और इस वीडियो में भाई मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को जो है बल मिलेगा? बताइए, निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? बच्चे पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से, या सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, या जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का जो है अनुकूलन करके, या कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहां पुस्तकें रखकर? बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और मॉर्निंग दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है एसएसटी की एंड सीडीपी की। ओके, चलिए यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? ये वाला कि सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में जो है भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करना, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना, व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना। बहुत सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि सर आप जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाया करें। भाई यही लेवल है आपके पेपर का, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पीवाईक्यू है, अलग से मैं नहीं बनाता। ये 2023-22 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, और उससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मान लीजिए। सबसे टफेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 22-23 जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे तभी पूछे गए थे बस, और उससे पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ऑनलाइन जब से इधर हुआ, अगस्त का एग्जाम हुआ, उसके बाद से लेवल थोड़ा सा बदल गया है, और यही लेवल रहेगा, इससे ना ही ऊपर जाएगा ना ही इससे नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे भी दूसरा ही आपका करेक्ट होगा, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, या सामग्री को धीरे धीरे स्तर वार बनाना चाहिए, या पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त हैं, इसके लिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, या सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण, या चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाएं? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो। लिखने या न लिखने की स्वच्छंदता हो। बताइए शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है?
बताइए भाई, मुख्य लाभ क्या है? शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे छठवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुखी होने चाहिए, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए, स्मृति आधारित होने चाहिए। बताइए व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आ गया है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा यहां पे सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। बताइए भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यही आपका भाषा अधिगम के बारे में सही था। अगला प्रश्न 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? व्याकरणिक नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा, नियमित रूप से, श्रुतलेख द्वारा, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, या शब्द भंडार का संवर्धन करके। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग? बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, या विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए, या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करना चाहिए, या चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। बताइए। तो ये वाला नहीं होना चाहिए कि चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे 10 का कि एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है? बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, मॉनिटर परिकल्पना, या स्वाभाविक क्रम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट वीडियो को लाइक करिए सभी लोग, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। यहां पे बोधगम्य निवेश हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने का अवसर देते हैं, तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं, तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की जो है उपयुक्तता का आकलन करना, या कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा लेना, या भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और समान लेआउट शामिल है। यह क्या कहलाएगा? संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन, या लेखन के बारे में लिखना। बताइए क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा प्रतिलेखन। क्या कहलाएगा? प्रतिलेखन। चलिए 14 का जवाब दीजिए कि साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए। आपने जिस पाठ्य सामग्री को शाश्वत पढ़ा, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, या शाश्वत पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए न कहना, या पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों को अनुसरण करना, या पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के लिए साथ क्या किया जाए। साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग फटाफट। आप क्या करेंगे? पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती हैं, फिर उसकी परिभाषा बताती हैं, या विधि क्या कहलाती है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, या प्रदर्शन विधि? तो ये भाई कहलाती है आगमनात्मक विधि। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है, मैं पैसेज इसलिए नहीं कराता क्योंकि उसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, कोई जरूरी नहीं कि पैसेज वही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे और सेंड कर दूंगा, आप गद्यांश का अभ्यांश अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी उसमें पूरे के पूरे आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, 10 प्रश्न पूछा जा रहा है तो 10 में 10 आपको सही करके आने हैं। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड नंबर होते हैं। तो ये इसमें कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन विद साहिल नाम से एप्लीकेशन है हमारा, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएंगी। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।